प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर केमिस्ट्री का हम लोग रिवाइज कर रहे थे। चैप्टर का नाम था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल एंड केमिकल यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, एंड रासायनिक अपक्रिया होने पर कौन कौन से परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं, जिनसे हम ये पता कर सके कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। हम लोगों ने संतुलित रासायनिक समीकरण देखा था और एक आध संतुलित रासायनिक समीकरण बनाया भी था। शब्द समीकरण दिए हुए थे, उनसे हमने ढांचा समीकरण लिखा और ढांचा समीकरण के बाद में उसका संतुलित समीकरण लिखा। आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, इसका पार्ट 2 देखेंगे, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार देखेंगे, ठीक है। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार तो उनकी परिभाषाएं, यानी कि आज वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। शुरू करेंगे आज की क्लास की। आज की क्लास की जब शुरुआत करेंगे तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पहला हमारा है वो है संयोजन। पहला जो हमारा है वो क्या है, संयोजन अपक्रिया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन, संयोजन या कॉम्बिनेशन दोनों शब्दों को लिखो तो संयोजन यानी साथ में कोई जुड़ जाए, संयोजन सा और योजन मतलब योग, साथ में योग हो जाए। कॉम्बिनेशन मतलब एक दूसरा आकर के कंबाइन हो जाए। तो इस अपक्रिया की परिभाषा क्या होगी, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अपक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्पाद जो बनेगा वो यूनिक रहेगा, अकेला रहेगा। उत्पाद में एक या एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। योगात्मक अपक्रिया भी इसे कहते हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, A+B मिले, यानी दो अभिकारक मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बन जाए, AB बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोयले को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यानी कि C+O2 करें, CO2 मिला, सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमने H2 और O2 की अपक्रिया करवा दी और हमको क्या मिल गया, H2O मिल गया। तो ये भी जो अपक्रिया होगी ये कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। सल्फर को वायु में आपने जला दिया, SO2 बन गया, ये भी कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर हमें इस फॉर्मेट का कोई भी रिएक्शन मिल रहा है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। ठीक, इसको याद रखिएगा आप लोग कि इसको संयोजन अपक्रिया कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या देखेंगे, अगला लिखा हुआ है वियोजन, या फिर इसी को अपघटन कहते हैं और अंग्रेजी में इसको डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, वियोजन। अब अभी तक हमने संयोजन पढ़ा था, अब हम डीकम्पोजिशन पढ़ेंगे या वियोजन। वियोजन, अगर कोई चीज जुड़ा हुआ है उसको तोड़ दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे। और इस तरीके की कोई अपक्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ध्यान दीजिएगा कैसा अभिकारक, अकेला अभिकारक अपक्रिया करे और अपक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक नए उत्पादों में बदल जाए, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं अथवा क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब ये जो है संयोजन का उल्टा है, संयोजन का क्या है, उल्टा है, संयोजन के विपरीत होता है। ठीक, जैसे संयोजन में आपने देखा कि एक या एक से दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पे सिंगल जो हमारा अभिकारक होगा वो डबल या डबल से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर्मेट इसका क्या होगा, AB एरो A+B। और जैसे CaC कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वियोजन अपक्रिया होगा। कैसे, CaCO3, इसको हमने गर्म किया, अगर ये डेल्टा बना हुआ है तो ये गर्म करने का निशान होता है, क्या हो जाएगा, CaO बन जाएगा।
और प्लस में CO2 बन जाएगा। ये कौन सी अपक्रिया है? तो इस अपक्रिया का नाम होगा वियोजन अपक्रिया, जिसमें इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये क्या होगा? इसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या होगा? ये हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन कहेंगे। अब अगर किसी अपक्रिया में वियोजन हो रहा है तो वो 3 कारणों से हो सकता है। एक तो उष्मा के द्वारा, एक किसके द्वारा वियोजन हो सकता है? उष्मा के द्वारा। एक किसके द्वारा हो सकता है? प्रकाश के द्वारा हो सकता है। और एक किसके द्वारा हो सकता है? एक विद्युत के द्वारा हो सकता है। ठीक, तो जो वियोजन है वो 3 कारणों से हो सकता है। या तो हम अपने रिएक्टेंट यानी अभिकारक को उष्मा दे दें, या अपने अभिकारक पर प्रकाश लेकर के चले आए, या अभिकारक के लिए विद्युत धारा की व्यवस्था कर दें, तो वो वियोजित हो जाएगा। अब जब उष्मा से वियोजन होगा, प्रकाश से वियोजन होगा, विद्युत से वियोजन होगा, तो उसको कहेंगे क्या? उष्मा से वियोजन होगा तो उसको कहेंगे उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन कहेंगे। ठीक, वियोजन या फिर अपघटन कहेंगे। अगर प्रकाश से होगा तो क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन या फिर अपघटन। और अगर विद्युत से होगा तो क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन या फिर अपघटन कहेंगे। तो जो वियोजन अपक्रिया है ये 3 प्रकार से होती है: उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन। अगला देखो, अगला हमको क्या मिला? उष्मीय वियोजन मिला। उष्मीय वियोजन क्या होगा भैया? कि वह वियोजन अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक उष्मा के द्वारा, किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे CaCO3 को जब उष्मा दिया गया तो CaO और CO2 में बदल गया। यहाँ जो हमारा CaCO3 है ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो इस तरीके से अगर वियोजन होगा तो उसको क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन कहेंगे। अगला देखेंगे हम लोग प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या होगा? जब वियोजन अपक्रिया में जिसमें एकल अभिकारक सूर्य के प्रकाश, किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे जो है सिल्वर क्लोराइड पर जब सूर्य का प्रकाश लाया जाता है, सनलाइट लाया जाता है, तो ये सनलाइट क्या करता है? इसको सिल्वर और क्लोरीन गैस में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? सिल्वर और क्लोरीन गैस में तोड़ देता है। तो ये कौन सा वियोजन होगा? प्रकाशीय वियोजन होगा। अब इसमें ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? ये हमारा होगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस हो जाएगी। क्लोरीन गैस हो जाएगी। तो इस तरीके से ये उत्पाद हमारा बनेगा। ठीक, इस अपक्रिया को क्या कहेंगे? इस अपक्रिया को कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। अगला जो हमारा लिखा हुआ है ये है विद्युतीय वियोजन। ये कौन सा वियोजन है? विद्युतीय वियोजन। वह वियोजन अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विद्युत धारा के द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है, विद्युतीय वियोजन कहलाता है। जैसे जब हम पानी में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाती है। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन कहेंगे। ये हमारा है वाटर। ये हमारा क्या है? वाटर है। और ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और ये कौन सी गैस है? ये है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन कहेंगे। ठीक, तो ये हमारा कौन सा वियोजन हो गया? विद्युतीय वियोजन। तो अब हम यहाँ पे अपना वियोजन या जो अपघटन अपक्रिया थी उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे हमको पढ़ना है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया पढ़ना है? ये वाली विस्थापन अपक्रिया पढ़ना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
कौन सा रिएक्शन पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है या फिर विस्थापन अपक्रिया पढ़नी है। ये क्या होता है भाई, इसको देखेंगे। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया। किसी को रिप्लेस करके कोई दूसरा पावरफुल आ जाए, जैसे दो लोग साथ में हैं, ठीक है, और दो फ्रेंड साथ में हैं, साथ में रह रहे थे, सब कुछ अच्छा बन रहा था, कोई नया पावरफुल आया तो उसने क्या किया कि एक को एलिमिनेट करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया, उसको हटा दिया वहां से। तो इस टाइप की कोई अपक्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। इसमें क्या होगा कि जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट के सोल्यूशन से या लवण से या यौगिक से उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले कोई यौगिक था AB, अब C आया, जो C जो है वो A से क्या है? मोर रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये A को हटा देगा और A के स्थान पर स्वयं आ जाएगा और CB नाम का यौगिक बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक लेकर के आ जाते हैं, क्या लेकर के आ जाते हैं? जिंक लेकर के आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है और आयरन बन जाता है। और ये कौन सी अपक्रिया होगी? विस्थापन अपक्रिया होगी। इसके आगे बढ़ेंगे, अगली अपक्रिया पर जब आएंगे तो होगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन अथवा मूलक आदान प्रदान करके, मतलब एक दूसरे का ले लेगा, दूसरा वाला पहले वाले का ले लेगा, करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। अब एक यौगिक था AB, दूसरा था CB। A का आयन, A के साथ जो आयन जुड़ा हुआ था वो B था, C के साथ जुड़ा हुआ आयन D था। अब ये D वाला आयन A के स्थान पर, A B के स्थान पर आ जाए और B वाला D के स्थान पर चला जाए तो दोनों आयनों का इंटरचेंज हो गया और बना क्या? AD बना और CB बना। इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और फेरस क्लोराइड है हमारे पास में। क्या है? फेरस क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा? अब फेरस के साथ में Cl था तो ये Zn के साथ में आ गया, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा। ये क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब ये क्या है? फेरस क्लोराइड। ये क्या है? जिंक क्लोराइड। और ये क्या है? फेरस सल्फेट। ये क्या है? फेरस सल्फेट। ठीक है, इस प्रकार का कोई रिएक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। मतलब क्या करे? वो अपना उनको दे दे और वो अपना दूसरे का ले ले। जैसे हमारे पास में मान लीजिए A और B नाम के यौगिक हैं। A जो है B नाम के आयन से जुड़ा हुआ है और ऐसे हमारे पास CD नाम का यौगिक है जो D नाम के आयन से जुड़ा हुआ है। अब ये D वाला आकर के कहाँ चला जाए? A के पास में चला जाए और B का स्थान ग्रहण कर ले तो क्या बन जाएगा? AD बन जाएगा। और B वाला C के साथ में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? CD बन जाए, CB बन जाएगा। इस प्रकार का जब रिएक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। अगली अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे ईंधन का जलना और श्वसन भी हमारी जो है वो वैसी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब हमने इस मेथेन को वायु में जलाया तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और साथ में क्या उत्पन्न हुई? ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो ये जो अपक्रिया है ये क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगी। ये हमारा मीथेन है और ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये क्या है हमारा? ये है वाटर। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें एनर्जी उत्पन्न हो रही हो। अब वो एनर्जी चाहे प्रकाश के रूप में हो, चाहे ऊष्मा के रूप में हो, चाहे प्योर एनर्जी KCl के रूप में हो, किलो कैलोरी के रूप में हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कुल मिलाकर के एनर्जी निकलनी चाहिए, चाहे क्या निकले? प्रकाश निकले, चाहे ऊर्जा निकले, चाहे फिर ऊष्मा निकले।
ठीक है, ये कैसी अपक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाएगी। अगली जो अपक्रिया है वो होगी ऊष्माशोषी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें आप ऊष्मा देंगे, क्या देंगे, ऊष्मा देंगे तभी कोई कार्य हो पाएगा। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। मतलब इनको जब गर्म करोगे तभी ये काम करना शुरू करेंगे। आप इनको चाहे प्रकाश में ले जाओ, चाहे फिर कोई ना कोई एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप विद्युत के रूप में एनर्जी दो, चाहे प्रकाश के रूप में दो, चाहे फिर ऊष्मा के रूप में एनर्जी दो। तो जैसे अभी ये वाला रिएक्शन कई बार आ चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, जब उसको ऊष्मा दी जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये हमारा क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको गर्म किया गया तो ये किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। ठीक है, इसको अभिक्रिया कराने के लिए हमें पहले से कुछ ऊर्जा देनी पड़ी, ऊष्मा देनी पड़ी। तो जब पहले से ही हमें एनर्जी देनी पड़े तभी अपक्रिया हो पाए, बिना एनर्जी देने से अपक्रिया ना हो तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी अपक्रिया को कहेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक, कैसी अपक्रिया कहेंगे, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या लिखा हुआ है, उपचयन अपक्रिया। क्या लिखा हुआ है, उपचयन अपक्रिया, ऑक्सीडेशन अपक्रिया। क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन अपक्रिया, सॉरी ये उपचयन तो लिखा हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, और परिभाषा जो है ये ऑक्सीकरण की लिखी हुई है, तो इसको हम हेडिंग गलत लिखा हुआ है, ये हेडिंग आपका गलत है। ये जो परिभाषा लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है अपचयन अपक्रिया, अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ये होना चाहिए था। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो वो अपचयन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन का योग हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो। अब इसमें एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे, पॉइंट वाइज करके हम आपको बता रहे हैं, इसको भी देखिएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का योग हो, दूसरा किसी धन विद्युतीय तत्व का योग हो, धन विद्युतीय तत्व का योग हो, P प्लस माने प्रोटॉन, क्या, प्रोटॉन का योग हो। अगला क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो, इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो, और क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा हो। तो ऐसे सभी रिएक्शन को जिसमें ये घटनाएं होंगी, इन घटनाओं वाले रिएक्शनों को हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचयन अपक्रिया कहेंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ ऑक्सीकरण जो है वो छूट गया है, तो हम लोग ऑक्सीकरण यहाँ सीख लेंगे। क्या सीखेंगे, ऑक्सीकरण अपक्रिया देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण, इसी को कहा जाता है उपचयन। क्या कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया, और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग अथवा
हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अपक्रिया कहलाती है। उपचयन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं क्या, सबसे सरल C+O2 CO2, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब इसमें एक चीज इसमें भी ध्यान रखेंगे कि जो पॉइंट हम लोगों ने सीखा था पॉइंट वाइज करके, वो इतनी क्रियाएं जो हम लिखवा रहे हैं अगर हो रही हैं तो वो हमारी क्रिया ऑक्सीकरण होगी। पहला क्या, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का योग, ऋण विद्युतीय तत्व का योग, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट, ऋण विद्युतीय तत्व का योग, इतने का योग होगा। और निकलेगा क्या, निकलेगा क्या, अगर इसको आपको देखना है तो H का निकलना, H का निकलना, प्रोटॉन का निकलना, प्रोटॉन, ट्रॉन नहीं है प्रोटॉन है, क्यों, प्रोटॉन का निकलना, ठीक ठीक। तो ये इतनी कहानी हो जाएगी हमारी ऑक्सीकरण की, जिसको ऑक्सीडेशन या उपचयन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का योग होगा, इलेक्ट्रॉन का योग होगा, या तो फिर ऋण विद्युतीय तत्व, किसी ऋण विद्युतीय तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का योग होगा, या फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, या फिर कोई धन विद्युतीय तत्व निकलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। अब इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, जरा इसके आगे वाला देखते हैं। एक सेकेंड, ये हम पढ़ चुके हैं। रेडॉक्स अपक्रिया, ये ऐसी अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेड माने हो जाएगा, पेन चेंज कर ले, रेड माने हो जाएगा रिडक्शन और ऑक्स माने क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे CeO प्लस H2, Cu प्लस H2O, देखो इस H2 में O जुड़ रहा है, H2 में O क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इससे O निकल रहा है, O क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो अगर ये निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा भैया, रिडक्शन हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है 11-12 में जब हम पहुंचते हैं ऑक्सीकरण संख्या का, कि यदि कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो वो जो अपक्रिया होगी वो ऑक्सीडेशन की होगी। और यदि कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो घटने पर कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, घटने पर वो रिडक्शन हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हम लोग 10th में है और 10th में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े ही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट सीखने का कोई इशू ही नहीं है। अगला है भैया यहाँ पे ऑक्सीकारक होगा, क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, ठीक, ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑक्सीकारक क्या है, किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, याद रखिएगा, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। और किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा
उसको क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे, और जिसका अपचयन होगा उसको क्या कहेंगे, आक्सीकारक कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से अंग्रेजी में इनको जाना जाता है। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे, और जिसका जो है अपचयन होगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। उल्टा होगा, अगर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसी पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचायक। और यदि किसी पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे भैया, ऑक्सीकारक कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, अवक्षेपण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अपक्रिया। अगर किसी, जैसे आपने बालू और पानी घोल लिया हो और घोलने के बाद रख दो तो वो बालू धीरे 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 जाकर के नीचे पेंदी में बैठ जाता है। तो इस प्रकार से अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है तो उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। अघुलनशील पदार्थों को अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट दोनों मिलते हैं तो ये BaSO4, इसको कहते हैं बेरियम सल्फेट, सल्फेट। और ये है सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बेरियम सल्फेट है इसका हमें अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है, अवक्षेप। अवक्षेप को दर्शाने के लिए ऐसे नीचे एरो, क्योंकि ये नीचे पेंदी में जाकर के बैठता है तो इसके लिए नीचे एरो बना देते हैं। ठीक है, तो इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अपक्रिया कहेंगे। कौन सी अपक्रिया कहेंगे, अवक्षेपण, जिसमें कोई अवक्षेप बन जाए, नीचे पेंदी में जाकर के बैठ जाए अघुलनशील पदार्थ, तो उसको क्या कहेंगे, अवक्षेपण। अगला लिखा हुआ है संचारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। और प्लस का प्लस, ये चीज प्लस करके ये नोट रखिए कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एक प्रकार जरूर आपके पेपर में पूछा ही जाएगा, दैट्स सॉलिड। क्या कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अणु के आदि के संपर्क में आती है तो उसका अपने आसपास ये जो होता है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हो गया, वायु तथा नमी, वायु तथा नमी के संपर्क में आती है तो उसका क्षरण होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास वायु तथा नमी के संपर्क में आ जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, उससे धातु का क्षरण होने लगता है। और जब धातु का क्षरण होगा तो इस क्रिया को संक्षारण कहेंगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत लगना, संक्षारण प्रक्रिया में लगना, ये इसका उदाहरण हो गया। ये इसका क्या हो गया, उदाहरण हो गया। बाकी क्या लिखा हुआ है कि संक्षारण की प्रक्रिया में धातुओं का नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। किसकी उपस्थिति में, भैया ऑक्सीजन से क्रिया होगा तो ऑक्सीकरण तो होगा ही होगा। अब कह रहा है नमी भी होना चाहिए, तो नमी की उपस्थिति में धातुओं का ऑक्सीकरण होता है। जो जंग लगता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, Fe2O3, इसको क्या कहते हैं, इसको भैया कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जंग का सूत्र होता है। ये क्या चीज है भैया, जंग है, जिसको गांव की भाषा में मूर्छा कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। ये क्या होता है, एक्चुअल में जो खाद्य पदार्थ होते हैं कुछ समय के बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो विकृत गंधिता क्या है कि जब तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो इनकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसको रोकने के उपाय क्या है, वायुरोधी पात्र में इनको रख दिया जाए ताकि ऑक्सीकरण ना हो पाए। निम्न ताप पर पके हुए भोजन को प्रशीतन करके इन्हें ठंडा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए। चिप्स आदि के पैकेट में ऑक्सीजन हटा करके कौन सी गैस, जो आप लोग नमकीन खाते हैं, चिप्स खाते हैं, वो देखते हैं पन्नी भरी रहती है, पूरा थोड़ा सा रहता है, पूरा भरा रहता है। कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। क्यों भरी जाती है, ताकि वो विकृत गंधी ना होने पाए, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत ना होने पाए, ताकि ये ऑक्सीकृत होकर के विकृत गंधित ना हो जाए। विकृत गंधित यहाँ पे ना होना चाहिए, विकृत गंधित ना हो जाए।
थोड़ा सा पेन छोटा करेंगे तभी ये आ पाएगा। विकृत गंधित ना हो जाए, ठीक है। चिप्स के पैकेट में या कोई भी खाद्य पदार्थ वाली पैकेट है उसमें जो हवा भरी होती है वो सिर्फ इसलिए भरी होती है कि वो ऑक्सीकृत होकर के विकृत गंधी ना होने पाए। अब मेरे ख्याल से जो चैप्टर की थ्योरी है वो यहीं पे क्या हो जाएगी, द एंड हो जाएगी। अब इसके आगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह हैं वो हम लोग क्या करेंगे अपनी अगली स्लाइड में देखेंगे कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी के, और साथ में इसका एमसीक्यू भी हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।